अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वाक़या है एक ताजिर की हाफिज़े कुरान बीवी का और एक तोते का। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक बस्ती में एक ताजिर रहता था। वो काम के सिलसिले में दूसरे शहर आया जाया करता था। उसके पास एक तोता था। उस ताजिर ने उस तोते को बोलना भी सिखाया हुआ था। उसके घर में एक दरख्त था। उस दरख्त के ऊपर चढ़कर तोता बैठकर जोरों शोर से आवाज लगा रहा था कि बिलाल की हाफिज़े कुरान बीवी जानिया है। सुबह सुबह फजर का वक्त था। लोग नमाज पढ़कर अपने कारोबार की तरफ जा रहे थे। उस घर के दरख्त के ऊपर तोता बैठा हुआ था। जैसे ही इस दरख्त के पास से कोई गुजरने लगा तो यही अल्फाज बार बार दोहरा रहा था, बिलाल की हाफिज़े कुरान बीवी जानिया है। एक शख्स ने जानिया लफ्ज सुना तो एकदम हैरान रह गया और रुक गया। ये सुनकर वो शख्स घबरा गया कि ये कैसा तोता है जो दरख्तों में बैठकर औरतों के राजपाश करता है। उस शख्स को यूं दरख्त के पास खड़ा देखकर कुछ लोग आकर पूछने लगे कि भाई, इस घर के पास खड़े होकर क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं ये बिलाल भाई का घर है। आज तक उस नेक और शरीफ इंसान ने कभी किसी औरत की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। ये इस तरह किसी के घर की तरफ झांकना अच्छी बात नहीं। लोग उसको बार बार बातें सुना रहे थे। उसने तोते की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तो इस तोते को देख रहा हूँ, मुझे किसी के घर में झांकने की क्या जरूरत है। ये तोता ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि मुझे कहते हुए भी शर्म आती है। न जाने असल बात क्या है। जैसे ही 2-3-4 लोग और जमा हो चुके थे और उस तोते ने दोबारा फिर से कहना शुरू कर दिया, बिलाल की बीवी तानिया है। ये सुनकर लोग कानों को हाथ लगाने लगे और कहने लगे, ये तोता तो बहुत ही मासूम जानवर है। ये जो कुछ देखता है वही बोलता है। जरूर इसकी बीवी ने कुछ न कुछ तो किया होगा, इसलिए ये तोता बार बार ऐसा बोल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता पूरी बस्ती में ये बात फैल चुकी थी कि ताजिर की हाफिज़े कुरान बीवी जानिया है। तमाम मर्दों ने अपनी औरतों को उस घर में जाने से मना कर दिया, क्योंकि अक्सर औरतें उसके पास दीन सीखने के लिए जाया करती थी। अब बस्ती की कोई भी औरत उसके पास नहीं आया करती थी। वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। आखिर मेरे पास ये औरतें कुरान सीखने क्यों नहीं आ रही? सुबह रोजाना वो तोता उस दरख्त पर बैठकर यही अल्फाज दोहराता रहता था और सारा दिन वो तोता कहाँ होता किसी को कोई खबर नहीं थी। अब लोग इस तरह कहने लगे कि ये औरत ही बदकिरदार है, इसलिए तो इसका शोहर इसको छोड़कर चला गया। बहुत ही नेक इंसान था, तिजारत करने के लिए घर से निकला मगर वापस पलटकर घर नहीं आया। लोग तरह तरह की बातें इस औरत को सुनाने लगे। अक्सर लोग उसके घर की दीवार के पास खड़े हो जाया करते थे और बातें किया करते थे। एक रोज एक काफिला बाजार में आया, उसमें बिलाल भी था। 4 साल बाद वो अपने घर वापस लौट रहा था। लोगों ने उसको देखा तो देखते ही पहचान लिया। कुछ लोगों ने तो उसको तंज करना शुरू कर दिया कि कहाँ रह गए थे, अपने घर की कुछ होश है या नहीं? तुम्हारे घर में तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है, कुछ ख्याल तो होता। अगर इतने लंबे अरसे के लिए जाना था तो अपनी बीवी को ही साथ ले जाते। यूं बड़े बाजार में अपनी बीवी का नाम लोगों के मुंह से सुनकर उसको गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो खामोश रहा। जैसे ही अपने घर में दाखिल हुआ, आगे का मंजर देखकर वो हैरान रह गया। वो सारे तोहफे जो कि अपनी बीवी के लिए लाया था उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर चुके थे। और जब उस तोते ने उसको देखा तो तब वो अपनी जुबान से यही अल्फाज दोहरा रहा था। सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी। जब उसने तोते के मुंह से अपनी बीवी की हकीकत सुनी, उससे बर्दाश्त न हुआ। वो कहने लगा कि अब इसका फैसला तो मस्जिद के मौलवी साहब ही कर सकते हैं। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुम पर बहुत एतमाद किया था। मैं समझता था कि मेरी बहुत ही नेक बीवी है, अमानत में कभी खयानत नहीं करेगी, लेकिन तुमने बता दिया कि तुम भरोसे के काबिल नहीं हो। बिलाल घर से निकल चुका था। उसके शोर की आवाजें पूरा मोहल्ला सुन रहा था। उस बस्ती में एक मौलवी साहब रहते थे जो अल्लाह के नेक बंदे थे। जो भी कोई परेशानी होती बस्ती में मौलवी साहब के पास आती थी और अपनी सारी परेशानियां उनको बताती थी। उस मसले का हल बड़े ही अच्छे तरीके से निकाल दिया करते थे। वो आते ही मौलवी साहब के घर चला गया। बहुत ज्यादा परेशान था। उसके साथ वो तोता भी मौजूद था। मौलवी साहब उनको अपनी तरफ मतवज्जो कर रहे थे। जैसे ही सब लोगों ने मौलाना की जानिब देखा, लोगों को कहने लगे, अल्लाह की जात हर इंसान का पर्दा रखती है। ये बात कुछ भी कहने से पहले जहन में रखना कि तोहमत इंतहाई बुरा काम समझा जाता है। अगर तुम किसी पर तोहमत लगाओगे तो याद रखना खुदा तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। कहने लगे कि तुम एक अफवाह सुनकर 2 कानों को बताते हो, वो 2 कान आगे बताते हैं और फिर वो 2 लोग आगे 4 लोगों को बताते हैं और इसी तरह गुनाह फैल जाता है। और वो तोता मौलाना साहब को देखकर कहने लगा, मौलाना साहब मेरा सलाम अपनी बारगाह में कबूल फरमाइए। मौलाना साहब ने एक पल तोते को देखा तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी छा गई। अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वो तोता उड़ता हुआ मौलाना साहब के हाथ पर आकर बैठ गया। मौलाना साहब मुस्कुराकर उस तोते की जहानत देख रहे थे।
आज से पहले किसी भी तोते को उन्होंने इतना ज्यादा बोलते हुए नहीं देखा था। मौलाना साहब उस तोते की बातों में इस कदर खो गए कि उनके सामने खड़ा शख्स जो था वो भूल चुके थे। एकदम उनकी नजर सामने शख्स पर पड़ी तो फरमाने लगे, बताओ किस लिए आए हो? वो शख्स कहने लगा कि मैं कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर आता जाता रहता हूँ। अब कारोबार के सिलसिले में मुझे दूसरे मुल्क जाना पड़ गया था। हफ्तों का सफर था और कठिन था। मैं अपनी बीवी को साथ नहीं लेकर जा सकता था। इसी दौरान मेरी वालिदा भी इंतकाल कर गई। मेरी बीवी हर वक्त सजी संवरी रहती थी। जब से मेरी बीवी इस घर में आई थी, आस पड़ोस के लोग दीवारों से झांककर हमारे घर में देखने लगे थे। मुझे इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। कितने ही लोगों के साथ मैं लड़ाई झगड़ा कर चुका था, लेकिन मेरी बीवी पर्देदार थी, हाफिज़े कुरान थी। वो हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करती रहती। मैंने उसको कभी सहन में घूमते हुए नहीं देखा था, इसलिए मुझे उस पर एतबार था। जब मैं कारोबार के सिलसिले में जाने लगा तो अपने तोते को अपने घर छोड़ गया, कहकर गया कि मेरे पीछे से घर का ध्यान रखना, मेरी बीवी पर नजर रखना और कोई भी दीवार फैलाकर घर आने की कोशिश करे तो शोर मचा देना, ताकि जल्द अज जल्द लोग कोई न कोई रद्द अमल कर सके। कहने लगा कि ठीक है भाई, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा, मैं आपकी बीवी का ख्याल रखूंगा। बीवी को छोड़कर मैं चला गया और यूं वक्त बड़ी तेजी से गुजरने लगा, यहाँ तक कि 4 साल मुकम्मल हो गए। और फिर जब मैं घर वापस लौटा तो जो मंजर मैंने देखा, इतना कहकर वो शख्स खामोश हो गया। उसका चेहरा तो अभी गुस्से से लाल हो गया था। न जाने उसने ऐसा कौन सा मंजर देखा था। वो इस कदर भपरा हुआ दिखाई देने लगा था कि जो उसने मंजर अपनी आंखों से देखा होगा तब उसका क्या हाल हुआ होगा। मौलाना साहब ने जब उसे खामोश देखा तो उससे सवाल करने लगे, तुमने ऐसा क्या देख लिया? उस शख्स ने कहा, असल बात यह है कि मेरी बीवी उस वक्त कमरे में बिल्कुल बेहिजाब मौजूद थी, बिस्तर पर लेटी सिसकियां और आहें भर रही थी। लेकिन जैसे ही दरवाजे की आवाज आई तो फौरन अपना वजूद लपेटने लगी। जब वो मंजर मैंने देखा मेरे लिए हैरान कुन था। मेरी बीवी इस वक्त उस हालत में मौजूद थी, कोई भी शख्स अगर देखता तो शक कर सकता था। वो रोते हुए बता रहा था कि मेरी बीवी के कमरे से किसी और की भी आवाजें आ रही थी। कुछ तो वक्त भी ऐसा था, बाहर अंधेरा फैल चुका था। इस तरह की आवाजें सुनकर मैं घबरा गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, मेरी बीवी घबराते हुए अपना वजूद लपेट रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा तोता जिससे मैं अपनी बीवी से भी ज्यादा मोहब्बत करता था, मेरी बीवी ने उसे पिंजरे में बंद कर रखा था और उसके मुंह पर कपड़ा लपेट रखा था। मैं घबराते हुए कमरे में दाखिल हुआ। मैंने सबसे पहले पिंजरा खोला, अपने तोते के मुंह से कपड़ा हटाया। मुझे देखकर वो बोलने लगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा तोता कहने लगा कि बिलाल, तुम्हारी बीवी आशिक के साथ रातें गुजारती है, तुम्हारी बीवी जानिया है। बार बार वो यही अल्फाज दोहरा रहा था, जबकि मेरी बीवी अचानक मुझे वापस आता देखकर खुश होने के बजाय घबरा चुकी थी। और फिर कहने लगी कि आप ऐसे आ जाएंगे, मुझे यकीन नहीं था। आपके आने पर कुछ तैयारी कर लेती। वो जल्दी से उठी, लेकिन लड़खड़ा कर चल रही थी। उसका वजूद भीगा हुआ था। इससे पहले कि वो मेरे करीब आती, कहने लगा कि ये सब कुछ क्या है, कौन था इस कमरे में? मैं पागलों की तरह पूरे कमरे को टटोलने लगा, सामान उठा उठा कर फेंकने लगा। मैं उस शख्स को ढूंढना चाहता था जो इस कमरे में मौजूद था। मुझे तो अपनी बीवी पर पहले से ही शक था। मेरे जाने के बाद उसने मेरा इंतजार भी न किया और अपने आशिक के साथ अपनी हवस को पूरा करती रही। इतना कहकर वो शख्स अपना सर झुका चुका था। मौलाना साहब उसकी बात सुनकर हैरान थे। इतना कम था कि मौलाना के हाथ पर बैठा तोता कभी मौलाना को देखता, कभी सामने खड़े अपने मालिक बिलाल को देखता। मौलाना ने तोते को देखा और कहा कि तुम्हारा मालिक क्या कह रहा है? तुमने उस कमरे में क्या देखा? भी वो फरफर बोलने लगा। बिलाशुबा ये कोई आम तोता नहीं था, बल्कि वहां पर बैठे हुए तमाम लोगों को शक होने लगा कि जरूर इस पर जिन्नात का साया है। इसलिए तो इस तरह की बातें कर रहा है, क्योंकि एक परिंदा कोई भी यूं साफ जुबान में नहीं बोल सकता। मौलाना को भी परिंदा वही सब कुछ बताने लगा जो अभी तक बिलाल बैठकर बता रहा था। मौलाना ने एक गहरी सांस ली और कहने लगी कि तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम 4 साल के अरसे के बाद आओ और अपने घर से इतना दूर रहो। तुम्हारा इरादा दूर रहने का था तो अपनी बीवी को साथ लेकर जाते। बहरहाल अब देखना पड़ेगा कि सच क्या है और तुम्हारी बीवी तुम्हारी अमानत में खयानत करती है या फिर सरासर ये एक गलत फहमी है। वो शख्स सर झुकाए खड़ा था। कहने लगा कि मौलाना साहब बराए मेहरबानी करके मेरे घर का मसला हल कर दीजिए। मौलाना साहब मुस्कुराए और फिर उस शख्स से कहने लगे कि ये तोता अब मेरे घर में रहेगा, तुम वापस चले जाओ और जाकर अपनी बीवी के साथ अपना रवैया दुरुस्त रखो। वो शख्स हैरानगी से कहने लगा कि मौलाना साहब, मेरा तो उस औरत को देखने को भी जी नहीं चाहता और आप कह रहे हैं कि मैं अपनी बीवी के पास रवैया दुरुस्त करूं? मौलाना साहब उसको गहरी नजरों से देख रहे थे। फरमाने लगे, मैं जो कह रहा हूं तुम उस पर अमल करो, हकीकत बहुत जल्द खुलकर सामने आ जाएगी। तुम जाओ अपनी बीवी के साथ अपना रवैया ठीक रखो। कहने लगा, जो आपका हुक्म सर आंखों पर। वो तोता उड़कर अपने मालिक के कंधे पर बैठने लगा था कि मौलाना साहब ने फौरन उस तोते को पकड़ लिया और वहां पर एक पिंजरा ला चुके थे और तोते को उस पिंजरे में बंद कर दिया। वो पिंजरे में मुसलसल चीख रहा था, मुझे छोड़कर मत जाओ बिलाल,
मगर बिलाल वहां से जा चुका था। मौलाना साहब भेस बदल कर उसके घर की तरफ जाने लगे थे। मौलाना सोच रहे थे कि ये तोता बहुत शातिर लगता है और ध्यान रखना कि इस पिंजरे से निकल न सके और ना ही देख सके कि मेरे घर से बिलाल के घर तक का रास्ता कौन सा है, क्योंकि मुझे इस पर शक है ये कहीं उड़कर वापस न चला जाए। मौलाना की बीवी ने वैसे ही किया था। मौलाना उसके घर चले गए, दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए। मौलाना साहब वो आस पास देखने लगे, फिर उन्होंने दीवार फैलाकर घर के अंदर जाना ही मुनासिब समझा। वो जो कुछ करने वाले थे वो जानते थे कि मियाँ बीवी की बातें सुनना या किसी के घर में इस तरह आना बिल्कुल गलत बात है और ये एक गुनाह के जुमरे में आता है, मगर उनके लिए एक ताजिर की बात सुनकर इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान फैसला सुनाना सही नहीं था। उन्हें इस ताजिर की बीवी की हकीकत जाननी थी। घर में बिल्कुल खामोशी थी, ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई मौजूद ना हो, लेकिन फिर अचानक सरगोशी की आवाज आई। ये बिलाल था, शायद अपनी बीवी से बातें कर रहा था। वो उन दोनों मियाँ बीवी की बातें कान लगाकर सुनते रहे। उन्होंने दोनों मियाँ बीवी की बातें सुनी। इससे पहले कि किसी को शक होता कि इस घर में कोई तीसरा इंसान मौजूद है, मौलाना साहब वापस अपने घर आ गए। सुबह हुई, मौलाना साहब फजर की नमाज अदा करके अपने घर से बाहर बैठे हुए थे, कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। कोई शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, मौलाना साहब आपके कहने पर मैंने अपनी बीवी से अपना रवैया दुरुस्त किया और उसको यही महसूस करवाया कि मुझे गलतफहमी हो गई थी और मैंने उसकी हर खता को माफ कर दिया है। ये सुनकर मौलाना ने हल्का सा सर हिलाया और फिर एक 80 साल बुजुर्ग वहां पर आए। बिलाल ने अचानक मुड़कर उसको देखा और पूछने लगा कि मौलाना साहब ये कौन है। मौलाना साहब ने बताया, ये परिंदों के माहिर तबीब हैं। ये परिंदों की जुबान हर अमराज को समझते हैं, इनके जहन में क्या चल रहा है हर चीज को समझते हैं। दरअसल इनको स्पेशल तुम्हारे तोते के लिए बुलाया गया है ताकि हकीकत को अच्छी तरह जान सकूं। मौलाना साहब के जहन में दोनों मियाँ बीवी की रात की बातें आने लगी, क्योंकि रात का मंजर कुछ ऐसा था कि उसकी बीवी एक जगह खामोश घबराई हुई बैठी हुई थी और वो उसको कह रही थी कि मैंने तुम्हारी अमानत में कोई खयानत नहीं की, मुझे कोई सजा मत देना। बिलाल ने बड़े ही प्यार और नर्म रवैये से उससे बात की जिस तरह की मौलाना साहब ने कहा था। फिर बिलाल ने कहा कि मैं तुम्हारी सारी गलतियों को दरगुजर करता हूँ और फिलहाल 4 साल बाद वापस आया हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। उसके बाद मौलाना साहब अपने घर वापस आ चुके थे। मौलाना साहब बिलाल की बीवी को देख चुके थे, वो किस अंदाज की मालिक है। मौलाना साहब उसकी बीवी को बुलाकर उससे बात करना चाहते थे। वहाँ वो बुजुर्ग कितनी देर बैठकर उस तोते से बातें करते रहे। वो बुजुर्ग उसको अपने साथ ले गया और मौलाना साहब ने अपनी बीवी को कहा कि तुम जाकर बिलाल की बीवी को बुला कर लाओ। थोड़ी ही देर बाद मौलाना की बीवी उनको आकर कहने लगी, बिलाल की बीवी ने तो आने से इनकार कर दिया है। उसने कहा कि मैं अपनी शोहर की इजाजत के बगैर घर से नहीं निकल सकती। मौलाना साहब उसके दरवाजे पर पहुंच गए, जाकर दरवाजा बजाया और अंदर से आवाज आई कि कौन। जब उन्होंने आवाज दी कि वो औरत कहने लगी कि मेरा शोहर इस वक्त घर में नहीं है। मौलाना साहब ने अपने बारे में बताया तो उसने दरवाजा खोला और मौलाना साहब को अपने घर में ले आई। फिर मौलाना साहब ने उसको कहा कि जो भी बात सच है मुझे साफ साफ बता दो। ये सुनते ही वो औरत घबरा गई और कहने लगी, मौलाना साहब वो तोता एक परिंदा है, कुछ भी बोल सकता है, आप उसकी बातों में आकर मुझ पर शक कर रही हैं। मौलाना साहब कहने लगे, ये इन सब बातों का वक्त नहीं है, मुझे सच बताओ कि शादी से पहले तुम किसी को पसंद करती थी, क्योंकि एक बेजुबान जानवर झूठ नहीं बोल सकता। कहने लगी, खुदा के लिए मुझ पर शक मत कीजिए और मुझ पर इल्जाम मत लगाइए, पहले ही मेरा शोहर मेरे किरदार को लेकर मशकूक है। मौलाना साहब को वहां से वापस आना पड़ा, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये औरत जो है वो बेबस हो चुकी है। वो सोच रहे थे हो सकता है कि इसकी शादी जबरदस्ती बिलाल के साथ की गई हो और फिर इसके इतना देर गायब रहने पर इसने अपने जज्बात पर काबू न रखा और अपने पुराने आशिक से अपना रिश्ता बहाल कर लिया। इस तरह के कई वसवसे उनके जहन में आ रहे थे, लेकिन हकीकत क्या थी ये अभी कोई नहीं जानता था। फिर एक हफ्ते बाद मौलाना साहब ने उस बुजुर्ग को बुलाया जो कि परिंदों का तबीब था। उन्होंने उसको कहा था कि जुमे वाले दिन उस तोते को लेकर आ जाना। जुमे की नमाज अदा करके मौलाना साहब मस्जिद से बाहर निकले। वो बुजुर्ग तोते को लेकर वहां आ चुका था। मौलाना साहब ने उन दोनों मियाँ बीवी को वहां पर बुलाया। वो दोनों मियाँ बीवी भी आ चुके थे। वो तोता उस तबीब के पिंजरे में था जिसके ऊपर अभी कपड़ा डाला हुआ था। अब वहां मौजूद कई लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे अब ये तोता उसकी बीवी की पर्दा पोशी जाहिर करेगा, मगर ऐसा ना हुआ। जैसे ही पिंजरा नीचे रखा गया, उसके ऊपर से कपड़ा उठाया गया तो वो तोता उस वक्त बोलने लगा और कहने लगा, बिलाल की बीवी ने मुझसे निकाह किया है। बिलाल की बीवी इसकी बीवी नहीं बल्कि मेरी बीवी है। बकवास कर रही हो तुम, एक परिंदे हो, ये मेरी बीवी है। तो वो कहने लगा कि खामोश रहो, मैं कह रहा हूँ कि इसका निकाह मेरे साथ हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता बिलाल के मोहल्ले के लोग भी वहाँ जमा हो चुके थे। मौलाना साहब ने उसके मोहल्ले के लोगों से पूछा, बताओ तुम्हारे साथ ऐसे कौन से मसले पेश आए हैं, मुझे अपने अपने मसले बताओ। ये सुनकर सभी लोग कहने लगे कि मौलाना साहब, कुछ साल पहले की बात है कि एक अजीबो गरीब चोर हमारे मोहल्ले में आ चुका था। हम रात को सोते तो हमारी कोई ना कोई चीज चोरी हो जाती। हम यही सोच रहे थे कि वो डाकू है। न जाने किस तरह वो चुपके से कमरे में दाखिल होता और सिर्फ सोने की अंगूठियां और सोने की अशरफियां चोरी करता। मौलाना साहब ने जो उसके चेहरे के तासुरात बदलते हुए देखे तो उसको कहने लगे कि बिलाल की बीवी ये सब लोग अपने हिस्से की हकीकत बता चुके हैं।
अब आगे की हकीकत आप बताओगी या मैं बताऊं? वो घबराई हुई थी, थर थर कांप रही थी। हालांकि उन लोगों की चोरी से बिलाल की बीवी का क्या ताल्लुक था, मगर बिलाल कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसके दिल में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। कहने लगा कि मौलाना साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बीवी जानिया के साथ साथ चोर भी थी? मौलाना साहब ने हाथ के इशारे के साथ उसको खामोश करवा दिया और कहा कि आगे की हकीकत तुम्हारी बीवी खुद बताएगी। वो रोने लगी और रोते हुए उसने तोते की तरफ इशारा किया और कहने लगी कि मौलाना साहब, मेरा शोहर काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया था और ये तोता मेरे पास छोड़ गया था। फिर सोच रही थी कि इतना वक्त अकेले कैसे गुजारूंगी, न जाने मेरा शोहर कब आएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उस तोते के साथ बातें करने लगी, मेरा दिल बहलने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तोते के साथ मेरी दोस्ती हो गई। फिर धीरे धीरे ये तोता मुझे कहना शुरू हो गया कि मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दो। उसके कहने पर उसको पिंजरे से बाहर निकाल दिया करती थी। मैंने उसको कुरान पाक की कुछ आयात भी सिखाई थी, लेकिन फिर अचानक सारा सारा दिन घर से गायब रहता, फिर ये वापस आ जाता और फिर ये सारी सारी रात गायब रहने लगा। फिर जब मैंने एक दिन महसूस किया कि ये तोता घर के सहन में मट्टी खोदता है और इसमें कई चीजें छुपाकर वापस उड़ जाता है, मैंने उसके उड़ने के बाद उस मिट्टी को खोद कर देखा तो उसमें बहुत सारी सोने की अशरफियां और अंगूठियां थी। ये देखकर मैं घबरा गई कि ये क्या है और फिर उस तोते पर नजर रखना शुरू कर दी। मेरे सामने उसकी हकीकत खुल चुकी थी। ये लोगों की चीजें चोरी करके यहाँ पर दफन कर देता था। मेरा शोहर तो दूसरे शहर चला गया था, मगर फिर उसने मुझे दिनार देने बंद कर दिए। कुछ दिन तो मैं अपना गुजारा करती रही, मगर फिर ज्यादा मुश्किल हो चुकी थी। मैंने अपने हाथों से माला बनानी शुरू कर दी, उनको बेचना शुरू कर दिया। इस काम के लिए मैंने एक गुलाम रखा हुआ था। वो बहुत ही शरीफ इंसान था। दरवाजे पर आता, उसको मैं सारा सामान दे देती और फिर जो नफा मुझे मिलता वो देकर चला जाता। इस तरह मैं अपना गुजर बसर कर रही थी। मैंने वो सारी अशिया जो उसने चोरी की थी लोगों के घरों में रख दी थी और उनको वापस कर दी थी। जब मैं लोगों की चीजें रख कर वापस आई तो इस तोते ने मुझ पर हमला कर दिया। इसने मुझे अपनी चोंच के साथ इतना मारा कि मेरा पूरा जिस्म जख्मी हो चुका था। मेरे जिस्म पर कट के निशान बन चुके थे। फिर मैंने इसको बांध दिया और पिंजरे में बंद कर दिया। मेरे जिस्म पर इस तरह के कट के निशान लग चुके थे कि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ और जलन होती थी, इसलिए मैं बेलिबास होकर सोया करती थी। कोई भी कपड़ा मेरे वजूद के साथ लगता तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती। इस तरह मैं दर्द के साथ कराहती रहती और मेरा शोहर न जाने क्या समझ चुका था। अब सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी। सारी की सारी फसाद की जड़ ये तोता था। वो बुजुर्ग जो कि परिंदों का तबीब था, वो भी वहाँ मौजूद था। बुजुर्ग ने कहा कि ये परिंदा एक आला किस्म की जहनियत रखता है। ये बहुत ही शातिर किस्म का तोता है। इसका मजीद इंसानों में रहना खतरे से खाली नहीं है, यहाँ तक कि ये लोगों के घर उजाड़ सकता है। जब ये सारी हकीकत बिलाल के सामने खुली तो वो सर पकड़ कर बैठ गया और कहने लगा, मेरे लिए ये सब मानना बहुत ही मुश्किल है। बिलाल की बीवी एक तरफ बैठी हुई रो रही थी। उसने कोई गुनाह नहीं किया था, जो कसूर था उस तोते का था। बिलाल ने अपने तोते को पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ दी और वो तोता वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। बिलाल अपनी बीवी से बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। उसने अपनी बीवी से माफी मांगी, मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करके अपनी बीवी को अपने घर लेकर चला गया। वीडियो में था बस इतना ही। मजीद वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें।